Pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Lasik Government Rule Guru. Today I will discuss bumper MCQ 4. CCS Conduct Rules 1964. In this part, I will discuss very important rules. Rule 12 related to the subscription. Rule 13 related to the gift. 13A, it is dowry. Rule 14 related to the public demonstration. So my friends, please subscribe my channel, like my channel and share my channel. Definitely it would be beneficial for you and beneficial for others. And this part is very useful one. With patience, you see the video till the end, you can get complete information. And also I will discuss 15 MCQs, very important multiple choice questions. Clear? So already 3 parts already I have uploaded. So now I am going to start bumper MCQ 4. So you see the rule 12 related to the सब्सक्रिप्शंस, ये चांदा के ऊपर है रूल 12. रूल को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. रूल के ऊपर क्वेश्चन आता है कि बेसिकली सीसीएस कंडक्ट रूल्स सब्सक्रिप्शंस रिलेटेड टू द सीसीएस कंडक्ट रूल्स बेसिकली रिलेटेड टू व्हिच रूल? इट इज रूल 12. नो जीएस shall accept with the previous sanction of the government, ask for or accept a contribution to or otherwise associate himself with raising of any funds or other collections. इसमें क्या है? Previous sanction from the government. Without previous sanction of the government, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो किसी को सब्सक्रिप्शन के लिए पूछ नहीं सकता, सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और वो ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट होकर कोई फंड रेज नहीं कर सकता विदाउट प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. करना है तो गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन लेना है. Okay, previous sanction of the government is necessary. If you asked for subscription, if you accept any contribution, or you associate himself with any organization for raising of any fund or other collections, right? मगर उसमें कुछ exemption है जो आप फंड रेज कर सकते हो. Okay, in certain matters, very important one, in certain matters the government employee can raise the fund without prior sanction of the government. Exempted flag day के लिए आप कंट्रीब्यूशन कलेक्ट कर सकते हो, फंड रेज कर सकते हो. इसमें कोई गवर्नमेंट का प्रायर सैंक्शन जरूरत नहीं है. नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, इसके लिए भी आप फंड रेज कर सकते हो विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. और यूनियन सब्सक्रिप्शंस, आपका जो सर्विस एसोसिएशन है इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट? आप कंट्रीब्यूट करोगे और फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूनियन, फॉर सर्टन वर्क ऑफ द यूनियन ऑल्सो फंड रेज होगा. आप फंड रेज कर सकते हो आज एग्जीक्यूटिव मेंबर. तो इसमें एग्जेम्प्टेड है, कोई बिना परमिशन नहीं चाहिए. विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन रेज द फंड्स ऑन द फॉलोइंग मैटर्स. क्लियर? इसमें क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर करना है. नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड. इसमें नॉट टू आप फंड रेज नहीं कर सकते मगर कंट्रीब्यूट कर सकते हो. बट जीएस कैन कंट्रीब्यूट पर्सनली, आप पर्सनली कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस मेमोरियल फंड को, मगर इसके नाम पे आप फंड रेज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट रेज द फंड ऑन बिहाफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, बट यू कैन कंट्रीब्यूट इट पर्सनली. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है. ठीक है, राइट? चलो नेक्स्ट, ये सब्सक्रिप्शन था. अभी हम गिफ्ट के ऊपर आएंगे. सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 रूल 13 को डिस्कस करेंगे. रूल 13 इज रिलेटेड टू गिफ्ट. मैं बताया रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 13 को याद रखना है.
बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू गिफ्ट्स। इसका जो सबसेक्शन 1 है, नो जीएस और हिज फैमिली शाल एक्सेप्ट एनी गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब क्या है? द गिफ्ट इज फ्री ट्रांसपोर्ट, लॉजिंग और बोर्डिंग और एनी सर्विस विथ ए पर्सन और रिलेटिव। रूल क्या है? जो फर्स्ट सबसेक्शन है इसमें क्लियरली मेंशन है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट और उसका फैमिली मेंबर किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। गिफ्ट का मतलब जो है यहाँ पर फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज और एनी सर्विस विथ ए पर्सन और रिलेटिव, राइट। ए कैजुअल मील और लिफ्ट और अदर सोशल हॉस्पिटैलिटी शाल नॉट बी डीम्ड टू ए गिफ्ट। इसको गिफ्ट नहीं कहा जाएगा। कभी कभी क्या है, आप किसको कोई कैजुअली फूड ऑफर किया, कैजुअली यू टेक द हेल्प ऑफ सपोज ट्रांसपोर्ट, someone actually providing transport facility to you occasionally or any other social hospitality, okay, provided by others to you occasionally, तो इसको गिफ्ट नहीं कहा जाएगा। ये कंटिन्यू माने इंटरमिटेंट नहीं होगा, रिपीटेड नहीं होगा, ऑकेजनली होगा, तो इसको हम ये गिफ्ट माना नहीं जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन है, गवर्नमेंट सर्वेंट शाल अवॉइड accepting lavish hospitality or frequent hospitality from any individual, industrial or commercial firms, organizations etc. having official dealings with him। आपका कोई सपोज द गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैज ऑफिशियल डीलिंग विथ सम पर्सन्स, कुछ लोगों के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग है, आप उनसे कोई लाविश हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते। फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी, ओकेजनली में कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी फ्रॉम एनी इंडिविजुअल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल फार्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा हैविंग ऑफिशियल, कोई भी चाहे फार्म हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कमर्शियल फार्म हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, जिसके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग्स है, उनसे आप कोई भी लविश फैसिलिटी और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अवॉइड करना है, नहीं तो आप कंडक्ट रूल को ब्रीच करोगे। ए गवर्नमेंट सर्वेंट शाल अवॉइड एक्सेप्टिंग लाविश हॉस्पिटलिटी और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी फ्रॉम एनी इंडिविजुअल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल फार्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा हैविंग ऑफिशियल डीलिंग्स विथ हिम। तो जिनके साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग्स है, आप उनसे लाविश हॉस्पिटलिटी और फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलिटी नहीं ले सकते, राइट। उसका सबसेक्शन 2, ऑन ओकेजन्स सच एज वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स और रिलीजियस फंक्शंस, इसमें सब गिफ्ट दिया जाता है, नहीं कि आपको गिफ्ट मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को गिफ्ट मिलेगा, और लिमिट है, लिमिट से ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया जाएगा। आप ये ऑकेजन्स को याद कीजिए, लाइक वेडिंग्स, एनिवर्सरी, एनी फ्यूनरल सेरेमनी और एनी रिलीजियस फंक्शन, ओके, द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिसीविंग गिफ्ट बट विद इन ए सर्टन लिमिट। यदि वो लिमिट एक्सीड होता है तब गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, साल में के रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट। तो इसके ऊपर हम देखेंगे, जो ग्रुप ए पोस्ट है, ये जो मैटर है, जैसे वेडिंग से, एनिवर्सरी है, फ्यूनरल और एनी रिलीजियस फंक्शन है, आप गिफ्ट एक्सेप्ट करोगे विद इन लिमिट, और ये इससे ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन ₹25,000 होगा, तब आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। ग्रुप बी पोस्ट के लिए ग्रेटर देन 15,000 होगा तो आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। विद इन 15,000 कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि विद इन 25,000 कोई रिपोर्ट करने का जरूरत नहीं है। सिमिलरली ग्रेटर देन 7,500 फॉर ग्रुप सी पोस्ट, इसमें आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जैसे वेडिंग्स है, एनिवर्सरी है, फ्यूनरल फंक्शन है कि एनी रिलीजियस फंक्शन है, आप विद इन लिमिट आप गिफ्ट एक्सेप्ट करोगे। लिमिट में बताया अप टू 25,000 कोई रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, मगर उससे एक्सीड होगा आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो ग्रुप ए पोस्ट अप टू ₹25,000 नो रिपोर्ट, ग्रुप बी पोस्ट अप टू ₹15,000 नो रिपोर्ट, ग्रुप सी पोस्ट ₹7,500 नो रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, मगर इससे ज़्यादा होगा गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 में उसका जो सबसेक्शन 3 है, अदर केस में, ये जो जस्ट एक्सेप्ट वेडिंग्स, एनिवर्सरी, रिलीजियस फंक्शन, एनी सपोज फ्यूनरल फंक्शन, उसको छोड़ दो। अदर केस में
आप जो गिफ्ट रिसीव करोगे विद इन ₹5,000 कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इससे ज़्यादा होगा तो प्रायर विदाउट सैंक्शन आप रिसीव नहीं कर सकते। यहां पर सैंक्शन, विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट सैंक्शन करेगा, आप गिफ्ट रिसीव नहीं कर सकते। तो लिमिट है अगेन अप टू 5,000। अदर केस में जो फर्स्ट जो सेकेंड सबसेक्शन में बताया उसको छोड़ दो। उसके अलावा आप जब गिफ्ट एक्सेप्ट करो इन एनी अदर केस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इफ द वैल्यू एक्सीड्स अप टू 5,000। सैंक्शन का जरूरत नहीं है, मगर 5,000 से ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट सैंक्शन करेगा। विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ग्रुप ए बी के लिए 5,000, ग्रुप सी डी के लिए 2,000, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर कभी कभी कंफ्यूजन होता है जो सबसेक्शन 2 और 3 में। सबसेक्शन 2 में आपको याद रखना है वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल फंक्शन, रिलीजियस फंक्शन, ये है। उसके अलावा यदि आप गिफ्ट रिसीव करते हो विद इन 5,000 कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब गिफ्ट का वैल्यू मोर देन 5,000 होगा तो गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। और ग्रुप सी डी के लिए गवर्नमेंट का ₹2,000 से ज़्यादा होगा वैल्यू, गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। मगर जो सबसेक्शन 2 था उसमें जैसे ग्रुप ए के लिए 25,000 था वेडिंग एनिवर्सरी ना, कि उससे ज़्यादा होगा तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर रिपोर्ट, यहाँ पर विद सैंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर रिपोर्ट करना पड़ेगा। मगर जो सबसेक्शन 3 है, जब ग्रुप ए एंड बी के लिए जब गिफ्ट का वैल्यू मोर देन 5,000 होगा वो गवर्नमेंट सैंक्शन करेगा। विदाउट सैंक्शन द गवर्नमेंट यू कैन नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट। कि ग्रुप सी डी के लिए अप टू 2,000 कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि गिफ्ट का वैल्यू मोर देन 2,000 होगा तो विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, इसको भी याद रखना है। तो सेक्शन 1 में आप वो कॉमन दिया है, जैसे चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट और फैमिली मेंबर दे कैन नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट, और वहां पर गिफ्ट को क्लैरिफाई किया गया है। जैसे ऑकेजनली आपको कोई फूड ऑफर कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहा है, वो उसको हम गिफ्ट नहीं मानेंगे। ये सब सेक्शन 1 था। 2 में वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल फंक्शन, रिलीजियस फंक्शन वो लिमिट दे दिया, और एक्सीड होगा तो रिपोर्ट करना पड़ेगा। 3 में उसके अलावा कोई आपको गिफ्ट एक्सेप्ट होता है और ग्रुप ए बी के लिए 5,000 से ज़्यादा होगा विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट। सिमिलरली ग्रुप सी एंड डी, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ेंगे। रिलेटेड टू द फ्रॉम फॉरेन डिग्निटरीज आज पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स 2012, इसको याद रखना है, आज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये अमेंडेड रेगुलरली टाइम टू टाइम अमेंड होता है। तो आपको याद रखना है जो फॉरेन डिग्निटरीज से आपको कुछ गिफ्ट रिसीव होता है, तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स 2012 है इसको याद रखना है। जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रूल्स 2012 है वो टाइम टू टाइम अमेंड हो रहा है, उसके रूल के हिसाब से ओके आपको गिफ्ट को एक्सेप्ट करना है फ्रॉम फॉरेन डिग्निटरीज, राइट। ये सेक्शन 4 में है। ये सब सेक्शन को याद रखना है, क्या सब सेक्शन 1 में है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन अभी आ रहा है। नेक्स्ट वन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट शैल नॉट accept any gifts from any foreign firm which is either contracting with the government of India or is one with which the government servant has or is likely to have official dealings। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th वन, कोई भी फॉरेन फार्म जिसका कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उससे आप गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। Those foreign firms having contract with the government of India, from them actually you cannot receive the gift। or suppose in official matter the concerned employee has official dealing with the concerned foreign firm, the concerned employee has official dealing with any foreign firm, then also you cannot accept gift। clear? तो acceptance of gifts by a government servant from any other firm shall be subject to the provisions of rule 3 को चले जाइए। और अदर केस में यहां पर क्या है, ये जो 5th सब डिवीजन है, जो 5th सब सेक्शन है, वो बोल रहा है यदि कोई फॉरेन फार्म का कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ तो कंसर्न एम्प्लॉई उससे कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कि ऑफिशियल मैटर में जैसे ऑफिशियल डीलिंग है कोई फॉरेन फार्म के साथ, आप गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अदर केसेस में सब रूल 3 को आपको फॉलो करना है। जो विद इन 5,000 कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कोई ऑफिशियल कोई फॉरेन फार्म के साथ
कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका ऑफिशियल डीलिंग नहीं है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उनसे आप जो गिफ्ट रिसीव करोगे जो सब सेक्शन 3 में विद इन 5,000 प्रॉब्लम नहीं है। 5,000 से ज़्यादा होगा तब आपको विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैनॉट एक्सेप्ट इट। ये ग्रुप ए एंड बी के लिए। ग्रुप सी एंड डी के लिए विद इन 2,000 आप रिसीव कर सकते हो, मोर देन 2,000 होगा विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैनॉट रिसीव इट। सो सब सेक्शन जो 3 है उसको फॉलो करना है। मगर आपका कोई ऑफिशियल डीलिंग्स है फॉरेन फार्म के साथ, कि फॉरेन फार्म का कोई ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, उनसे आप गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये सब सेक्शन 5 बोल रहा है। तो फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फोर्थ वन को और एक बार ये फॉरेन डिग्निटरीज से है, और फिफ्थ वन ये रिलेटेड टू द फॉरेन फार्म। क्लियर? यहां पर और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं। फ्री इनॉग्रेल फ्लाइट्स, फ्री इनॉग्रेल फ्लाइट्स आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सपोज आपको फ्री में मिल रहा है, कोई इनॉग्रेशन फ्लाइट्स में आपको टिकट मिल रहा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। और मेंबरशिप ऑफ बुक क्लब्स बाय फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ बुक क्लब एक्चुअली इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, आप उसका मेंबरशिप नहीं ले सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो, कोई इनॉग्रेल फ्लाइट टिकट आपको फ्री में मिल रहा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। और नेक्स्ट वन, कोई जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का बुक क्लब है उसका मेंबरशिप को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, प्राइज अवार्ड बाय रोटरी क्लब और प्राइवेट फार्म्स टू बी रिजेक्टेड पोलाइटली। कोई रोटरी क्लब से, कोई प्राइवेट फार्म से आपको अवार्ड, प्राइज अवार्ड दिया जाएगा, इसे आपको इनवाइट किया जाता है, आप पोलाइटली रिजेक्ट कर देना है। फॉरेन कंट्रीब्यूशंस एज गिफ्ट्स विद इन 30 डेज, ये बहुत विद इन 30 डेज इंटीमेट टू द लीडर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन। ऐसे कुछ फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको मिल रहा है आज गिफ्ट, तो जो आप इंटीमेट किसको करना है, लीडर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन विद इन 30 डेज। जो लीडर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन है उनको आपको विद इन 30 डेज, जिस डेट में आपको वो गिफ्ट मिल रहा है उसका 30 डेज के अंदर आप लीडर ऑफ द इंडियन डेलीगेशन को इन्फॉर्म करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद इन 30 डेज आपको रिमेंबर करना है। और आपको गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी अलाउड टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ फ्री कंपानियन टिकट्स ऑफर्ड बाय इंटरनेशनल ट्रैवल ओनली। आपको फ्री कंपानियन टिकट्स मिल रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, नेशनल ट्रैवल नहीं, इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए आपको फ्री कंपानियन टिकट्स मिल रहा है, वो अलाउ होगा, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओनली इंटरनेशनल ट्रैवल, इसलिए इसको मैं अंडरलाइन किया बार बार। इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ्री कंपानियन टिकट्स मिल रहा है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ चीज़ को आपको पूरा ध्यान देना है और याद रखना है। चलो नेक्स्ट वन, रूल 13 है, डाउरी के ऊपर चलेंगे। नो गवर्नमेंट सर्वेंट साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट साल गिव और टेक और अबेट द गिविंग और टेकिंग ऑफ डाउरी। आप किसको डाउरी नहीं देंगे, किसी से डाउरी नहीं लेंगे, और किसी को आप इंस्टिगेट नहीं करेंगे, किसको आप इंसाइट करते हो कि जब प्रेशराइज कर रहे हो कि ये डाउरी आपको देना है, ये नहीं कर सकते। तो आपको किसी को देना नहीं है, किससे लेना नहीं है, और किसको आप कंपेल नहीं कर सकते कि आप डाउरी दो। डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट और गार्डियन ऑफ ए ब्राइड और ब्राइड ग्रूम एज द केस में बी एनी डाउरी। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, आप जो ब्राइड है उसका पेरेंट से कि उसका गार्डियन से आप डिमांड नहीं कर सकते डाउरी। समझ में आ रहा है, आप डिमांड नहीं कर सकते। एक्सप्लेनेशन है, ये जो डाउरी एक्ट है, प्रोहिबिशन, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इसको याद रखना है। उसका सबसेक्शन 28, उसका सबसेक्शन 28 में क्लियरली मेंशन है कि ये सब प्रोहिबिशन है। तो आप ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 ईयर को याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर इसका डाउरी का मीनिंग को डिफाइन किया गया है। ये जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 उसका सबसेक्शन 28 में डाउरी को डिफाइन किया गया है। चलो नेक्स्ट वन, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। डाउरी और स्त्री धनम, जो स्त्री धनम है वो अमंग क्रिश्चियंस नॉट टू बी एक्सेप्टेड बाय जीएस। गवर्नमेंट सर्वेंट आप डाउरी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपका मैरिज हो रहा है, आप जो ब्राइड का परिवार से आप डाउरी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और जो स्त्री धनम है अमंग क्रिश्चियंस, उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है, जो शहरियत है, उसमें जो आपको महार और डायर मिलता है उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉट एप्लीकेबल टू महार एंड डायर इन केस ऑफ होम द मुस्लिम पर्सनल लॉ। मुस्लिम पर्सनल लॉ उसे अलाउ करता है कि आप महार और डायर को जो आपको डाउरी मिलता है आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अदर केस में जैसे आप डाउरी एक्सेप्ट करना और जो फॉर क्रिश्चियंस एक्चुअली स्त्री धनम है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, दो चीज़ है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में अलाउ है कि आप महार को एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, बेसिकली मैरिज टाइम में और ये जो इट मीन्स इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल गिव, टेक और अबेट डाउरी इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट रूल ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 में अभी बताया जो रूल 13A है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि आप किसी से डाउरी नहीं ले सकते, किसी को डाउरी नहीं दोगे और किसको प्रेशराइज की कंपेल नहीं कर सकते डाउरी के लिए, आप डिमांड नहीं कर सकते। राइट, तो ये आंसर आपको मिल गया। ये जो आंसर है बी है, आंसर करेक्ट आंसर इज बी। तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल गिव, टेक और अबेट डाउरी इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट रूल ऑफ सीसीएस कंडक्ट 1964, इट इज रूल 13A। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 2, इन एनी अदर केस other than from near relatives or personal friends on occasions such as weddings, anniversaries, funerals or religious functions, a government servant holding group C or group D post shall not accept any gift without the sanction of the government। इसको छोड़ दो, वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल्स आप देख लीजिए। जो रूल 13 अभी मैं बताया था, रूल 13 उसका सबसेक्शन 3 देखिए, उसमें क्लियरली मेंशन है वेडिंग, एनिवर्सरी, फ्यूनरल और रिलीजियस फंक्शन के अलावा आपको अदर कोई साइड से गिफ्ट मिल रहा है तो जो ग्रुप सी एंड डी के लिए अप टू 2000 कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर 2000 से ज़्यादा होगा तब आप गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन नॉट एक्सेप्ट इट। तो आपको आंसर मिल गया, ये रूल 13(3) में मेंशन है। ये आप छोड़ दिए, एक्सेप्ट वेडिंग्स, एनिवर्सरी, फ्यूनरल्स और रिलीजियस फंक्शंस। Okay, from any other side, suppose if you receive any gift and for group C or D, क्योंकि ग्रुप A and B के लिए वो 5000 है, वो कितना है 5000 है। ठीक है, तो ग्रुप A and B के लिए जब गिफ्ट का वैल्यू मोर देन 5000 होगा विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, द गिफ्ट कैन नॉट एक्सेप्ट। सिमिलरली ग्रुप C and D के लिए अप टू 2000 कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर गिफ्ट का वैल्यू जब मोर देन 2000 होगा तब गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। तो यहां पर जो आंसर है बिट ए है। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन इन एनी अदर केस अदर देन फ्रॉम नियर रिलेटिव्स और पर्सनल फ्रेंड्स ऑन ऑकेजन सच एज वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स और रिलीजियस फंक्शंस। ए गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट shall not accept any gift without the sanction of the government if the value exceeds 5000। ये इसको इसके अलावा ये भी आप रूल देख लीजिए, रूल 13 सबसेक्शन 3, आप ये रूल देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि आप वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, फ्यूनरल्स और रिलीजियस फंक्शंस, इसके अलावा सपोज आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है चाहे आपका फ्रेंड से और रिलेटिव से, जब उसका वैल्यू मोर देन 5000 होगा तो गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। अप टू 5000 कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब गिफ्ट का वैल्यू मोर देन 5000 होगा तब गवर्नमेंट का सैंक्शन चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा अगेन बी होगा। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग ग्रुप ए पोस्ट में एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम नियर रिलेटिव्स और पर्सनल फ्रेंड्स, ये वेडिंग, एनिवर्सरीज, रिलीजियस फंक्शंस। तो इस केस में ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए, बेसिकली ग्रुप ए के लिए तो अप टू 25000 कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर 25000 से ज़्यादा होगा गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। और बी के लिए इतना है अप टू 15000, इससे ज़्यादा होगा तब गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा।
और जो ग्रुप सी एम्प्लॉय के लिए ये कितना है 7,500। अप टू 7,500 प्रॉब्लम नहीं है, मगर उससे ज़्यादा होगा गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली आप वेडिंग्स, एनिवर्सरीज, रिलीजियस फंक्शन और एनी फ्यूनरल फंक्शन में आप जो कैश आप गिफ्ट के आकार में जो कैश आप रिसीव करोगे अप टू 25,000 ग्रुप ए के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि अप टू 15,000 ग्रुप बी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली ग्रुप सी एम्प्लॉइज के लिए अप टू 7,500 कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उससे एक्सीड करेगा तो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। और यहाँ पर ग्रुप ए के लिए दिया है तो अप टू ₹25,000 ओके आप रिसीव कर सकते हो, और यहाँ पर गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना तो कोई ज़रूरत नहीं है। आंसर इज बिट डी। चलो क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट पूछा है आज पर सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एनी ऑफ द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एनी ऑफ द फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया बाय एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट हम डिटेक्ट करेंगे। आप रूल 4 आप देख लीजिए, सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 रूल 4 देख लीजिए। इट इज एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू द नियर रिलेटिव्स, है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टू द नियर रिलेटिव्स। यहाँ पर है कि आपका कोई भी फैमिली मेंबर कोई फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो उसमें गवर्नमेंट का प्रायर परमिशन और प्रायर इंटीमेशन चाहिए, नेसेसरी है। ओके गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई फैमिली मेंबर को फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो उसमें प्रायर परमिशन और प्रायर इंटीमेशन जरूरी है, इज नेसेसरी। ये फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। लेटर इंटीमेशन इज नेसेसरी, नो प्रायर परमिशन, नो नॉट परमिटेड ऑर्डर, नो, ये नहीं है। आपका कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कोई भी रिलेटिव को फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मीन्स प्रायर परमिशन और प्रायर इंटीमेशन जरूरी है गवर्नमेंट का। प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट और प्रायर इंटीमेशन टू द गवर्नमेंट इज नेसेसरी, राइट। आंसर ए इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड विद इन व्हिच ए रिप्रेजेंटेशन मेड बाय ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिक्वायरिंग एग्जामिनेशन ओनली इन ए मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। कोई रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को, ये जो बीट आई है, आप मिनिस्ट्री और कंसर्न डिपार्टमेंट को आप रिप्रेजेंटेशन दिया है तो उसको कितने दिन के अंदर, कितना मैक्सिमम पीरियड है जो उसको एग्जामाइन किया जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड है इफ रिक्वायरिंग एनी इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ। यदि कोई इंटर डिपार्टमेंटल कंसल्टेशन है तो कितना दिन के अंदर उसको एग्जामाइन किया जाएगा और डिस्पोज किया जाएगा। दो क्वेश्चन पूछा है, बिट आई और बिट डबल आई। तो बिट आई ये पूछा है आप रिप्रेजेंटेशन दिया है कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को, तो बेसिकली कितना मैक्सिमम पीरियड के अंदर उसको एग्जामाइन करके डिस्पोज किया जाएगा। और सिमिलरली कोई इंटर डिपार्टमेंटल इट मीन्स अदर डिपार्टमेंट को आप रिप्रेजेंटेशन दिया है तो उसको भी कितना मैक्सिमम कितना दिन के अंदर उसको एग्जामाइन किया जाएगा और डिस्पोज किया जाएगा। तो आंसर है यहाँ पर जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो जो आप रिप्रेजेंटेशन दिया है कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को तो मैक्सिमम 6 वीक्स के अंदर उसको एग्जामाइन किया जाएगा और डिस्पोज किया जाएगा। और यदि अदर कोई डिपार्टमेंट को आप रिप्रेजेंटेशन दिया है तो उसको एग्जामाइन 3 मंथ्स के अंदर उसको एग्जामाइन किया जाएगा और डिस्पोज किया जाएगा। समझ में आ गया? तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए 6 वीक्स और इंटर डिपार्टमेंट के लिए 3 मंथ्स। ठीक है, क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 7 को चलेंगे। सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशंस डायरेक्टली टू हायर अथॉरिटीज, सबमिशन ऑफ रिप्रेजेंटेशंस डायरेक्टली टू हायर अथॉरिटीज बाय पासिंग द प्रिस्क्राइब्ड चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ट्रीटेड एज। आप एक चैनल होता है, आप कोई रिप्रेजेंटेशन देना है तो प्रॉपर चैनल में देना है। आप बाईपास करके सपोज आप प्रॉपर चैनल में नहीं गए और आप कोई हायर अथॉरिटी को रिप्रेजेंटेशन दे दिया मगर उसका जो चैनल है आप उसको वायोलेट किया, तो ये बेसिकली क्या है, जो 4 ऑप्शन है, अट्रैक्टिंग द प्रोविजंस ऑफ रूल 3(1) ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, अट्रैक्टिंग द प्रोविजंस ऑफ रूल 3(1) ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964, अट्रैक्टिंग द प्रोविजंस ऑफ रूल 3(1)
I of the CCS Conduct Rules 1964, attracting the provisions of Rule 3(2) III of the CCS Conduct Rules 1964. आप देखिए ये अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, तो आप देख लीजिए रूल 3(1) III जो आई है रिलेटेड टू इंटीग्रिटी है, E3(1) आई जो है इंटीग्रिटी, II डिवोशन टू ड्यूटी, थर्ड वन इट इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये जो है आप जो चैनल प्रॉपर चैनल में नहीं गए और प्रॉपर चैनल को आप वायोलेट किया, कोई हायर अथॉरिटी को आप डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन दे दिया और प्रॉपर चैनल में आप नहीं गए, तो इट इज़ बेसिकली इट इज रियल द अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। आप रूल को वायोलेट कर रहे हो, क्योंकि ये नहीं करना चाहिए। तो आप रूल 3(1) III आप देखिए, तो ये प्रोविजन अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसका जो आई है वो रिलेटेड तो इंटीग्रिटी है, और II जो है ए 3(1) आई इंटीग्रिटी, 3(1) II आपका डिवोशन टू ड्यूटी, 3(1) III इट इज रिलेटेड टू अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो वही है, तो आंसर आपको मिल गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो इट इज नॉट करेक्ट वन, इट इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट। ओके राइट, चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैनॉट आस्क फॉर और एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशंस एज पर CCS कंडक्ट रूल्स। अभी में सब्सक्रिप्शंस, ये चांदा जो है बताया, विदाउट गवर्नमेंट सैंक्शन, विदाउट गवर्नमेंट सैंक्शन एक्चुअली आप फंड रेज नहीं कर सकते, आप कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, कि फंड रेज नहीं कर सकते, कि फंड एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये रूल 12 में है, ये बहुत इजी है। अभी मैं सब्सक्रिप्शंस के ऊपर डिस्क्राइब किया, मगर कुछ मैटर में जैसे कम्युनल हार्मोनी है, फ्लैग डे है, ठीक है, और आपका यूनियन जो सब्सक्रिप्शन है उसमें कोई ऐसा गवर्नमेंट का परमिशन जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो, फंड रेज कर सकते हो, ठीक है। और जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, आप पर्सनली कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मगर फंड रेज नहीं कर सकते, ठीक है। रूल 12 आंसर बिट सी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। इन विच पार्ट ऑफ द CCS कंडक्ट रूल्स 1964 ए लिस्ट ऑफ डेलीगेशंस अंडर CCS कंडक्ट रूल्स आर अपेंडेड। लिस्ट ऑफ डेलीगेशंस आप देखिए, अपेंडिक्स 2 देखिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अपेंडिक्स 2 जो CCS कंडक्ट रूल्स अपेंडिक्स 2 देखिए, अपेंडिक्स II देखिए, आपको वहाँ पर लिस्ट ऑफ डेलीगेशंस के ऊपर डाटा मिलेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द करेक्ट रूल अंडर CCS कंडक्ट रूल्स 1964 दैट स्पेसिफाइज दैट एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शाल एट ऑल टाइम्स ऑब्जर्व द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। आप देख लीजिए रूल 3B में इट इज रिलेटेड टू द इट मीन्स ये दिया है, क्लियरली मैं बताया था। जो रूल 3A है वो बेसिकली कर्टेसी के ऊपर है, नहीं कि जो आपको बिहेव प्रॉपर करना है, यू डील विद द पब्लिक प्रॉपरली, इन कॉर्टियस मैनर यू डील विद द पब्लिक। ये रूल 3 प्रॉम्प्टनेस एंड कॉर्टेसी के ऊपर था, रूल 3A। रूल 3B में जो बेसिकली ऑब्जर्वेंस के ऊपर है, ऑब्जर्वेंस के ऊपर क्या है उसमें आप देखिए रूल 3B में II में ये है कि आपको रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन में जो वुमेन एम्प्लॉइज है, फीमेल एम्प्लॉइज है, उनके अगेंस्ट में कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। तो ये 3B में है, क्योंकि बेसिकली जो रूल 3B है CCS कंडक्ट रूल्स 1964 वो बेसिकली ऑब्जर्वेंस के ऊपर है, और जो आई है उसका फर्स्ट जो सबसेक्शन है वो बोला है कि प्रिजर्वेशन ऑफ जैसे वाइल्ड लाइफ की प्रिजर्व एनवायरनमेंट, इसके ऊपर है। तो बेसिकली ऑब्जर्वेंस के ऊपर है रूल 3B। 3C है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो मैं बता दिया 3A 3B 3C। 3A प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी, 3B ऑब्जर्वेंस के ऊपर है। जो ऑब्जर्वेंस के ऊपर है उसका फर्स्ट सेक्शन था कि प्रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और उसका जो सेकेंड सेक्शन जो सेकेंड सब सेक्शन है बेसिकली प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और जो रूल 3C है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेसेस, वहाँ पर है। तो ये जो अभी आपको आंसर मिल गया ये 3B II पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप देखिए इसके ऊपर, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन द बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज कैन पब्लिश ए बुक एज पर CCS कंडक्ट रूल। आप देखिए रूल 8 देखिए,
रूल 8 में क्लियरली मेंशन है कि हाँ आप ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हो तो ऑफिशियल ड्यूटी जो आपके ऊपर असाइन किया गया है, आप ऑफिशियल केस में आप बुक पब्लिश कर सकते हो। मगर आप पर्सनली आप कोई बुक पब्लिश करना चाहते हो, न्यूज़पेपर एडिट करना चाहते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये नहीं होगा। विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट आप नहीं कर सकते। विदाउट परमिशन आप कोई बुक पब्लिश नहीं कर सकते कि सपोज आप कोई न्यूज़पेपर एडिट नहीं कर सकते। ये रूल 8 में है और ये रूल 8(2) में क्लियरली मेंशन है। रूल 8 उसका सबसेक्शन जो है रूल 8 एक्चुअली ये जो है रूल 8 सबसेक्शन 2 में है। आप आज ऑफिशियल ड्यूटी यू कैन पब्लिश द बुक, मगर जो रूल 8 सबसेक्शन 1 है, ये जो रूल 8 सबसेक्शन 1 है इसमें क्लियरली मेंशन है ऐसे आपका कोई इट मीन्स आप विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप बुक पब्लिश नहीं कर सकते, न्यूज़पेपर इट मीन्स एडिट नहीं कर सकते, कि आप जो मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स है आप वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो बेसिकली मीडिया के ऊपर है। तो ये जो आंसर है रूल 8(2) है, क्योंकि पहले आपको याद रखना है कि रूल 8 में दिया है मीडिया के ऊपर। तो यहाँ पर भाई ये जो रूल 8 सबसेक्शन 2 है वो बोला है कि ऑफिशियल ड्यूटीज़ के आकर में आप बुक पब्लिश कर सकते हो, और सबसेक्शन 8(1) है पर्सनली आप नहीं कर सकते बिना परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैन नॉट पब्लिश द बुक। ये कौन बोला है? रूल 8 सबसेक्शन 1 बोल रहा है। मगर रूल 8 सबसेक्शन 2 में क्लियरली मेंशन है ऑफिशियल ड्यूटी के आकर में आप बुक पब्लिश कर सकते हो। आंसर डी। तो आप देख लीजिए रूल 8 मेरा प्रीवियस वीडियो में है, प्रीवियस पार्ट में है, आपको मिल जाएगा डिटेल्स। क्वेश्चन नंबर 12, आज पर CCS Conduct Rules 1964, the absence from work of a government servant, the absence from work of a government servant on account of participation in घेराव should in all cases be treated as। अब घेराव, स्ट्राइक एंड घेराव रूल 7 आप देखिए, CCS Conduct Rules 1964 रूल 7 देखिए, स्ट्राइक एंड घेराव। आप सपोज इसमें पार्टिसिपेट किया तो जिस डेट में आप पार्टिसिपेट किया उसको अनऑथराइज एब्सेंस मान लिया जाएगा और आपका सर्विस ब्रेक हो जाएगा। इट मीन्स आपका पास्ट सर्विस काउंट नहीं होगा। जैसे चाहे इंक्रीमेंट के लिए ये जो अनऑथराइज एब्सेंस होगा इस पीरियड को इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होगा, LTC के लिए काउंट नहीं होगा, और आपका डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए सपोज मिनिमम एक ड्यूरेशन है वो भी ब्रेक हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अनऑथराइज एब्सेंस डिक्लेयर किया जाएगा। आप घेराव और स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हो और उसको अनऑथराइज एब्सेंस इन्वॉल्विंग ब्रेक इन सर्विस, ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और रूल 7 देखिए घेराव एंड स्ट्राइक के ऊपर है, मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए आपको मिल जाएगा। तो रूल 13 को चलेंगे। Which of the following can be accepted by any government servant? To take an insurance agency, negotiation for any other employment, participate in a sponsored media program, undertake a honorary work of a social or charitable nature। ये करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आप एक्सेप्ट कर सकते हो कोई ऑनररी वर्क, सोशल और चैरिटेबल नेचर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, मगर अदर ये अलाउ नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कोई इंश्योरेंस एजेंसी के साथ आपका कोई सपोज यानी लेना प्रॉफिट रिलेटेड मैटर है, ये आप नहीं कर सकते। नेगोशिएशन कर नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट के लिए, और स्पॉन्सर्ड पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते, स्पॉन्सर्ड मीडिया प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास पावर नहीं है। ठीक है, तो रूल डी जो है, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following action is not misconduct देखेंगे अंडर CCS conduct rules। हैबिचुअल लेट अटेंडेंस ए मिसकंडक्ट है, कन्विक्शन बाय कोर्ट ऑफ लॉ मिसकंडक्ट है, विलफुल इनसबऑर्डिनेशन ऑफ सुपीरियर्स, जानबूझकर आप सब सुपीरियर्स का जो ऑर्डर्स को वायोलेट कर रहे हो कि डिसोबे कर रहे हो, मिसकंडक्ट है। अटेंडेंस एज ए विटनेस इन ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, यही है, ये मिसकंडक्ट नहीं है, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अदर सब मिसकंडक्ट है, मगर विटनेस क्या कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रहा है, आज सपोज विटनेस आप अटेंड कर रहे हो, वो मिसकंडक्ट में नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे विथ रिगार्ड टू CCS Conduct Rules 1964। परमिशन इन कनेक्शन विथ एक्सेप्टिंग गिफ्ट में बी अज्यूम टू हैव बीन ग्रांटेड इफ नो कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड विद इन। आपको दिया था जो लिमिट था, जैसे वेडिंग एनिवर्सरी, इसमें सपोज ग्रुप ए के लिए मैं बताया था 25,000 है, ग्रुप बी के लिए 15,000 है, ग्रुप सी के लिए 7,500 है, और एनी अदर केसेस में अप टू 5,000 के अप टू 2,000, अप टू 5,000 ग्रुप ए एंड बी के लिए,
एम्प्लॉयज़ के लिए और ग्रुप सी डी एम्प्लॉयज़ के लिए अप टू 2000 है। उससे ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कम्युनिकेशन, इसमें आपको बेसिकली ये जो पूछा है परमिशन, जैसे 5 ग्रुप देखिए अदर मैटर में ग्रुप ए एंड बी, ओके अदर केसेस में आप एनिवर्सरीज, वेडिंग, रिलीजियस फंक्शन उसको छोड़ दो। अदर केस में सपोज आपको गिफ्ट मिल रहा है ग्रेटर देन 5000 वैल्यू है, तो विदाउट सपोज परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट यू कैनॉट एक्सेप्ट इट। तो परमिशन जो आप गवर्नमेंट को मांगना है आपको, तो गवर्नमेंट आपको जो भी जवाब देगा 30 डेज के अंदर, ठीक है 30 डेज क्रॉस हो जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि गवर्नमेंट आपको परमिशन दे दिया। जैसे ग्रुप सी डी के लिए ग्रेटर देन 2000 कोई गिफ्ट का वैल्यू है, तो गवर्नमेंट विदाउट इट मीन्स अलाउइंग ऑफ द गवर्नमेंट एक्चुअली यू कैनॉट एक्सेप्ट इट, विदाउट परमिशन आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इस केस में आप गवर्नमेंट का परमिशन लेना है, तो गवर्नमेंट 30 डेज के अंदर आपको वो कोई ना कोई जवाब देगा। जवाब नहीं दे रहा है, 30 डेज ओवरकम हो गया, सरपास हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि गवर्नमेंट परमिशन दे दिया। तो इसका आंसर जो बिट बी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज का ये 15 क्वेश्चंस था। अभी देखेंगे रूल 14 पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इन ऑनर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। नो गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट विथ परमिशन receive any complimentary or valedictory address or any testimonial, complimentary, valedictory address or any testimonial or any meeting or entertainment held in his honor in any other honor of any other GS। ये रूल है कि विदाउट परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट आप कोई चाहे कोई कॉम्प्लीमेंटरी और कोई वैलिडिक्टोरी एड्रेस, कोई टेस्टिमोनियल, कोई एंटरटेनमेंट किया जा रहा है, तो इसको आप इट मीन्स बिना गवर्नमेंट परमिशन से नहीं कर सकते। मगर ऐसा कुछ मैटर है जो आपको परमिशन का जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। किसमें? सपोज आपको फेयरवेल एंटरटेनमेंट है, इनफॉर्मल कैरेक्टर परमिटेड ऑन ट्रांसफर रिटायरमेंट, आपका ट्रांसफर हो गया कि आपका रिटायरमेंट हो गया, वहाँ पर आपका फेयरवेल ऑर्गेनाइज हो रहा है और फेयरवेल जो एंटरटेनमेंट है वो इनफॉर्मल कैरेक्टर में आपको फेयरवेल दिया जा रहा है, तो उसके लिए कोई परमिशन का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए ट्रांसफर रिटायरमेंट में जो फेयरवेल दिया जाएगा, जो नॉर्मली आपका जो कलीग्स है, ऑफिशियल कलीग्स है, तो वो इसमें नहीं आएगा, कोई परमिशन जरूरत नहीं है गवर्नमेंट का। नेक्स्ट देखेंगे ऑल्सो एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट। आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, सिंपल एंटरटेनमेंट बहुत सिंपल है और आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है, वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, सपोज अरेंज बाय पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस। ऑल्सो एक्सेप्टेंस ऑफ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट अरेंज बाय पब्लिक बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस। कोई चाहे कोई पब्लिक बॉडीज है, कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वो आपका रिटायरमेंट टाइम में कि आपका फेयरवेल टाइम में कोई ऐसा फंक्शन अरेंज किया है और वो इनएक्सपेंसिव है और बहुत सिंपल है, वो भी गवर्नमेंट परमिशन का जरूरत नहीं है। ये दोनों केस में, ये दोनों केस के अलावा ओके गवर्नमेंट का परमिशन जरूरत है। नेक्स्ट वन, अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस शुड नॉट हैव ए मॉनेटरी कंपोनेंट। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, अभी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आप अवार्ड लोगे, कोई मॉनेटरी कंपोनेंट नहीं होगा, मनी कोई कैश के आकार में आप अवार्ड नहीं ले सकते। अगर कोई सपोज आप ले सकते हो कोई ऐसा अदर आकार में ले सकते हो, मगर आप कैश के आकार में आप कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से अवार्ड नहीं ले सकते। और इंटरनेशनल अवार्ड केस में एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट शैल बी ऑब्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट। आपको कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है तो आपको प्रायर परमिशन, गवर्नमेंट का ओके प्रेसिडिंग परमिशन जरूरत है। ग्रांट्स ऑफ परमिशन शैल बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली इन द केस ऑफ प्रपोजल्स फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड्स फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑफिशियल बॉडीज एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज। इनसे सपोज कोई फॉरेन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, कोई इंटरनेशनल ऑफिशियल बॉडीज है, ऐसा कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, तो उसमें बेसिकली गवर्नमेंट परमिशन दे देता है, राइट। और नेक्स्ट वन, द रिक्वेस्ट मेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स फॉर परमिशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड शैल बी एग्जामाइंड
ये shall be examined by the administrative ministry. आप जिस मिनिस्ट्री में काम कर रहे हो वो एग्जामाइन करेंगे इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सपोज आप परमिशन मांगा है, आपको कोई सपोज इंटरनेशनल अवार्ड मिलेगा, आप इसलिए गवर्नमेंट का परमिशन मांगा है, तो उसको एग्जामाइन कौन करेंगे? आपका जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है वो कंसल्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ कि आपको परमिशन दिया जाएगा कि नहीं। अप्रूवल ऑफ द मिनिस्टर और स्क्रीनिंग कमिटी में बी केप्ट इन व्यू व्हाइल ग्रांटिंग परमिशन इन द केस ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड्स। जो ऑनरेबल मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए, कंसर्न मिनिस्टर का, और एक स्क्रीनिंग कमिटी होता है। तो स्क्रीनिंग कमिटी जो आप परमिशन मांगा है उसको एग्जामाइन करेगा और वो जो व्यू देंगे उसके हिसाब से आपको परमिशन दिया जाएगा कि नहीं वो डिसाइड होगा। नेक्स्ट वन, अवार्ड्स हैविंग मॉनेटरी कंपोनेंट्स। अवार्ड्स हैविंग मॉनेटरी कंपोनेंट्स विल बी डिस्करेज्ड। आपको कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है, मॉनेटरी कंपोनेंट्स को अवॉइड किया, डिस्करेज किया जाएगा। बट अवार्ड्स और टेस्टिमोनियल्स इन एकेडमिक, ये देखिए लिटरेरी साइंटिफिक फील्ड्स वुड बी लिबरली परमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई एकेडमिक अवार्ड की लिटरेरी अवार्ड, कोई साइंटिफिक अवार्ड मिल रहा है तो लिबरली उसको परमिशन दे दिया जाता है, लिबरली परमिटेड। ये जो अंडरलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और नेक्स्ट वन, शुड नॉट एक्सेप्ट इन्वाइटेशंस टू ओपन और ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ न्यू बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स टू बी नेम्ड आफ्टर देम। आपके नाम पे कोई बिल्डिंग, कोई पार्क, कोई ब्रिज, इंस्टीट्यूशन, स्कूल, हॉस्पिटल, और आपको इनवाइट किया जा रहा है वहाँ पर फाउंडेशन स्टोन ले करने के लिए, तो ये नहीं होगा। ओके, आपका नाम, सपोज आपका नाम माने एक बिल्डिंग है, आपका नाम दिया जा रहा है और आपको इनवाइट किया गया है कि आप कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट होगा, वो ब्रिज का नाम आपके नाम पे दिया गया है और आप वहाँ पर आ रहे हो, आपको इनवाइट किया गया है उसका फाउंडेशन स्टोन को लेन करने के लिए, तो ये नहीं होगा। आप ऐसे जा सकते हो, मगर आपका नाम पे जो कोई ऐसा कुछ फाउंडेशन स्टोन्स, इट मीन्स सपोज लेड बाय सपोज एनी ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये आज का अप टू जो रूल 12, 13, 13A एंड 14 अच्छे से मैं डिस्कस किया, अच्छे से देख लो, और 15 MCQs भी डिस्कस किया। सो माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल, लाइक माय चैनल. Definitely it would be beneficial for others. In certain areas, suppose if you detect lacuna or any bottleneck, please forgive me. Always I am trying my best to it means reach your expectation. So you expect many things from it means from me. So always it means I am trying my best, okay, to fulfill your expectation. So आज इतना ही है. Thank you. Namaskar to all of you.